नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। रोज रात 8:30 बजे जो क्लास होती है उसके अंतर्गत हम राजस्थान जीके को डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के साथ जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। तो बेहतर तरीके से इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। इस वीडियो के अंतर्गत मैंने 51 क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। 51 क्वेश्चन का बेहतर तरीके से आप आंसर दे सकते हैं और अपने आप को मेजर कर सकते हैं कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो रहे हैं। तो इस वीडियो के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर लिखिएगा। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में नोटिफिकेशन बेल होगी उसको क्लिक कर ले, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाता है आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्त ये बोलते हैं कि 8:30 बजे उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपको बेल पर क्लिक जरूर करना है, जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप इसका आनंद ले सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली जो है वो स्थित है, तो वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो प्रसिद्ध सालिम सिंह जी की जो हवेली है वो कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, जैसलमेर में है। कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर में है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मैं हर क्वेश्चन के बीच में थोड़ा सा गैप दूंगा जिससे आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि जैसलमेर के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि इसे हवेलियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही जो हवेलियों में जो झरोखे बने होते हैं उसके नाम से भी जाना जाता है। बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज आ रही होगी तो प्लीज कोऑपरेट जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो इस टाइम पे अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको करेक्ट आंसर पता चल गया होगा कि प्रसिद्ध सालिम सिंह जी जो हवेली हैं वो कहाँ पर है, तो जैसलमेर में है। याद रखिएगा। अगली क्वेश्चन की बात करूँ तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजस्थान में गेटोर की क्षत्रियाँ किस वंश के राज्य परिवार से संबंधित है। ठीक है, तो गेटोर की क्षत्रियों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों राजस्थान में गेटोर की क्षत्रियां किस वंश के राज्य परिवार से संबंधित है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? कछवाहा वंश जो है उससे संबंधित है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार रिपीट हो चुका है, तो पूर्ण रूप से रिपीट होने की पूर्ण रूप से फिर से संभावना है। इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि आरपीएससी में क्वेश्चन जनरली रिपीट होते हैं, बस पूछने का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था किस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं और किस प्रकार से चेंज होते हैं। उस टाइप से मैंने अच्छे तरीके से आपको डिस्कस किया था। देवकुंड की क्षत्रियों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि देवकुंड की क्षत्रियां किनकी याद में बनाई गई है। आप यहाँ पे कर लीजिएगा कि देवकुंड की जो क्षत्रियां हैं वो किनकी याद में बनाई गई या निर्मित की गई है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देवकुंड की जो क्षत्रियां हैं दोस्तों वो किसकी याद में निर्मित की गई है? याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको अच्छे तरीके से पता जरूर होना चाहिए दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए किसके, तो याद रखिएगा बीकानेर के राजाओं की याद में उनको निर्मित किया गया है। इसको अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। बीकानेर के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पे राठौड़ वंश का जो शासन था आपको अच्छे तरीके से पता होगा, और इसकी जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा? राव बीका के द्वारा की गई थी। पहले बीकानेर का दुर्ग बनाया गया था, उसके बाद उसके आसपास जो है वो बीकानेर शहर को बसाया गया था, तो राव बीका के। और ये राव बीका कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए कि जोधपुर के जो संस्थापक माने जाते हैं राव जोधा, उनके बेटे थे, क्योंकि जोधपुर से आकर फिर क्या किया था इन्होंने कि इसको बसाया था। तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जा चुका है। 1488 के आसपास वाला समय था जब इन्होंने क्या किया था, इसको बसाया था। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि बीकानेर के राजाओं की याद में ये क्षत्रियां निर्मित की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें तो कर्नल डिक्सन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया कि कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर कौन सा है। तो कर्नल डिक्सन के द्वारा जो स्थापित शहर है वो कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यार फोर्थ में नोटा लिखा हुआ है, मतलब नन ऑफ दी अबाउ। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों कि कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित शहर कौन सा था? याद रखिएगा, ब्यावर था। कहाँ पर है? अजमेर वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। 1857 की क्रांति के समय ये अजमेर जो था वो इनका प्रमुख केंद्र के रूप में माना गया है। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और इसी के अंतर्गत नसीराबाद की छावनी भी आती है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से भी पूछा जा चुका है, तो इसको याद जरूर रखिएगा। इसके बारे में अगर डिस्कस करूँ तो भारत के मक्का के नाम से भी जाना जाता है इसको याद रखिएगा दोस्तों। और धर्मनगरी के नाम से तो अजमेर को जाना ही जाता है। राजस्थान के हृदय के रूप में भी इसको जनरली जाना जाता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी जनरली क्या होता है, पूछा जाता है। अच्छे तरीके से याद जरूर रखिएगा। खाटू श्याम जी का मंदिर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
तो खाटू श्याम जी का जो मंदिर है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा। खाटू श्याम जी का मंदिर खाटू जो ग्राम है सीकर के अंतर्गत वहाँ पर स्थित है। सीकर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कातली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता यहीं पे फली फूली थी। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। नीम का थाना सीकर के अंतर्गत नीम का थाना एक क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे गणेश्वर सभ्यता फली फूली थी कातली नदी के किनारे। ये चीज़ भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है। रंगनाथ जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर अवस्थित है या कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो रंगनाथ जी का जो मंदिर है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि पुष्कर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पुष्कर में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, याद रखिएगा। पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर है, यह भी आपको पता होगा। विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है, इसी पुष्कर वाले क्षेत्र में पड़ता है, ये आपको पता रहना चाहिए। और इसके साथ ही अगर मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताऊँ तो ये क्या है, आपका पुष्कर वाला जो क्षेत्र है वो कहाँ पर, अजमेर के अंतर्गत आता है। इस चीज़ को भी याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और यहाँ पे क्या है कि ब्रह्मा जी का मंदिर है और साथ में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर, अजमेर में है। इस कारण से दोनों धर्मों को समन्वय देखने को यहाँ पे मिलता है। इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा धर्मनगरी के रूप में अजमेर को जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। सहेलियों की बाड़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया कि सहेलियों की जो बाड़ी है दोस्तों वो कहाँ पर स्थित है। बहुत ज़्यादा फेमस है, राजस्थान के एक पर्यटन के रूप में जनरली इसको लिया जाता है, तो याद रखिएगा। तो सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो याद रखिएगा कहाँ पर है, उदयपुर में है। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इसे झीलों की नगरी के नाम से, ठीक है, झीलों की नगरी के नाम से किसको जाना जाता है, इसी उदयपुर को जाना जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाए तो जल महलों की नगरी तो वो कौन होती है, उसका नाम वो कौन सी है, तो वो डिग है जिसे जल महलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि महाराणा प्रताप के पिता थे, कौन थे, उदय सिंह जी। उदय सिंह जी ने क्या किया था, अपना ये बोल सकते हैं कि उदयपुर शहर को बसाया था अपने नाम के बेसिस पे, तो ये आपको पता रहना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किस नाम से जाना जाता है। बहुत सारी जिले इस उदयपुर के अंतर्गत में आती हैं और राजस्थान का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र यह माना जाता है, तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में है। तो काठ का जो रेन बसेरा है दोस्तों वो राजस्थान के किस जिले में है। मैं पहले भी थोड़ा सा हिंट आपको दे चुका था कि जो झालावाड़ विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से कौन है, तो आपको पता होना चाहिए उसी क्षेत्र के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, तो ये झालावाड़ वाला क्षेत्र है। मैंने डिस्कस किया था आपसे पहले कि झालावाड़ के अंतर्गत झालरापाटन वाला क्षेत्र आता है जिसे घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो साथ में डिस्कस की जाती है उस चीज़ को याद रखिएगा दोस्तों क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत मदद मिलेगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन से क्या होता है कि आपको क्वेश्चन जनरली याद हो जाता है। ये कहने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है। जोधपुर के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो जोधपुर राव जोधा ने बसाया था, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। कब बसाया था, तो लगभग 1459 के आसपास का समय माना जाता है, ये आप याद रखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर इसको बसाया था, तो याद रखिएगा। और जो मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार कहा जाता है वो इसी जोधपुर को कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। लोधी मीनार कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लोधी मीनार जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। लोधी मीनार जो स्थित है वो कहाँ पर है, तो बयाना वाले क्षेत्र में पड़ती है। बयाना क्षेत्र जो है वो भरतपुर वाले क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। अभी मैंने डिस्कस किया था कि भरतपुर के अंतर्गत डिग वाला क्षेत्र आता है। इसी डिग को क्या कहा जाता है, जल महलों की नगरी कहा जाता है। यहीं के एक शासक हुए हैं, उस शासक का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिसे जाटों का अफलातून के नाम से जाना गया है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखिएगा और इसी प्रकार से वीडियो को लाइक करते रहिएगा बेहतर तरीके से। अगर अभी तक वीडियो को किसी दोस्त ने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए अगर उनको लगता है कि इस वीडियो से उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। और रेगुलर बेसिस पे वीडियो अपलोड करता हूं, रात की 8:30 बजे वीडियो अपलोड किया जाता है। एक प्रकार से लाइव की तरह ही होता है जिसमें आप बेहतर तरीके से उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं और दूसरों से अपना आंसर को मैच कर सकते हैं आप कितना करेक्ट कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो पांडुपोल कहां पर स्थित है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो पांडुपोल कहां पर स्थित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको पता जरूर होना चाहिए। तो पांडुपोल जो स्थित है वो कहां पर है, अलवर वाले क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। पांडलपोल अलग है, पांडुपोल को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इस चीज़ को याद जरूर रखिएगा, ठीक है। तो अगर चित्तौड़ के बारे में डिस्कस करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि घोड़े की नाल के आकार के रूप में आपका चित्तौड़ का जो जिला है उसका आकार किस प्रकार का है, तो घोड़े की नाल के समान है दोस्तों, याद रखिएगा। इसके साथ ही यहाँ पे एक दुर्ग है और कौन सा है, तो मेसा के पठार पर बना हुआ चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, आपको पता होना चाहिए। चित्रांगद मौर्य जो कि एक मौर्य शासक था, उसने क्या किया था, चित्रांगद मौर्य ने इस
दुर्ग की नींव रखी थी, आपको अच्छे तरीके से पता होगा। और इस दुर्ग के आकार की अगर मैं बात करूँ तो किस प्रकार का है, तो व्हेल मछली के आकार का है ये दुर्ग। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो चांद बावड़ी कहिए या आभानेरी कहिए, बात एक ही है, किस जिले में स्थित है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चांद बावड़ी या आभानेरी जो है वो किस जिले में स्थित है दोस्तों, जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, बेहतर तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा चांद बावड़ी या आभानेरी जो है वो दौसा में है। कहां पर है दोस्तों, दौसा में है। आपको पता होना चाहिए कि दौसा से जो जिले लगते हैं वो करौली लगता है दोस्तों, एक तो याद रखिएगा अलवर वाला क्षेत्र लगता है, उसके साथ ही जयपुर वाला क्षेत्र लगता है। नीचे की तरफ बात करूं तो आपका सवाई माधोपुर और करौली वाला क्षेत्र लगता है। याद रखिएगा, साथ साथ इन चीज़ों को भी प्रिपेयर करते रहिएगा, जिससे कि आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर बात की जाए बाड़मेर की, तो बाड़मेर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता होना चाहिए कि बाटाड़ू का जो कुआं है वो यहीं पे अवस्थित है, जो कि हम प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। प्रतापगढ़ की बात करूँ तो इसे ये जो क्षेत्र आता है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये वागड़ मतलब ये बोल सकते हैं कि ये प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है इसे प्राचीन समय में देवलिया के नाम से जाना जाता था। किस नाम से, देवलिया के नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जा चुका है। राजस्थान का हरिद्वार किस तीर्थ को कहा जाता है, राजस्थान को जो हरिद्वार कहा जाता है वो किस तीर्थ को कहा जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसका आंसर देना है। तो राजस्थान का जो हरिद्वार कहा जाता है वो किस तीर्थ को कहा जाता है, मातृकुंडिया को कहा जाता है। किसको, मातृकुंडिया को कहा जाता है। हरिद्वार कहने के पीछे ये है कि हरिद्वार में जो लक्ष्मण झूला है वो लक्ष्मण झूला यहाँ पर भी है, तो इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान के हरिद्वार के रूप में इस मातृकुंडिया को जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। किराडू का सोमेश्वर मंदिर के बारे में बात की गई है, तो किराडू का सोमेश्वर मंदिर है तो किस शैली का है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि जो ये किराडू का सोमेश्वर मंदिर है, ठीक है, तो ये जो मंदिर है किस शैली का है, तो याद रखिएगा गुर्जर प्रतिहार शैली का। किस शैली का है, गुर्जर प्रतिहार शैली का है दोस्तों। राजस्थान के खजुराहों के रूप में भी इसको जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, जल्दी से जल्दी अपना आंसर दीजिए कि जो आपका किराडू है वो कहाँ पर अवस्थित है, मतलब किस जिले में पड़ता है, ये आपको आंसर बताना है। अगर आप बता सकते हैं तो जल्दी से जल्दी क्या कीजिए, इसका आंसर जरूर दीजिए और अपने आप को मेजर कीजिए कि किस प्रकार से आपका आंसर करेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सी बार रिपीट भी हो चुका है दोस्तों, तो आपका गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है। अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को सुन रहे हैं तो आसानी से आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के मक्का के नाम से कौन सा है, तो याद रखिएगा कौन सा है दोस्तों, तो जो अजमेर है उसे भारत के मक्का के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सीकर के बारे में जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि ये शेखावटी क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है, इसको भी याद रखिएगा। इसके साथ ही अगर मैं सीकर के बारे में बात करूं तो मैंने पहले ही बताया था कि सीकर के अंतर्गत एक क्षेत्र पड़ता है नीम का थाना, और नीम का थाना में कातली नदी के किनारे आपकी गणेश्वर सभ्यता है। इसके साथ ही बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत आप भारत की राजधानी के रूप में इसे जान सकते हैं। मुंबई की बात करूं तो ये आर्थिक राजधानी के रूप में जानी जाती है दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए कि मुंबई जो है वो किस द्वीप पर स्थित है, तो सोलिसिट द्वीप पर यह स्थित है। ठीक है, सोलिसिट द्वीप पर स्थित है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और महाराष्ट्र की कैपिटल के रूप में भी इसको जाना जाता है, तो ये भी आपको याद जरूर रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन पूछा गया कि गुड़िया संग्रहालय कहां स्थित है। गुड़िया संग्रहालय के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो गुड़िया संग्रहालय का आपको आंसर जरूर बताना है। अगर बात की जाए गुड़िया संग्रहालय की, तो कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर में है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के अंतर्गत ये गुड़िया संग्रहालय अवस्थित है, आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही बात करूँ कोटा की, तो कोटा को शैक्षणिक नगरी के रूप में जाना जाता है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोटा किस कारण से प्रसिद्ध है। ठीक है, तो और भी एडिशनल नाम है जो मैं प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे ये होती है तो मैं आसानी से आपके सामने उसे रखता हूँ और आप उससे बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही है। ठीक है, इनमें से आपको 2 का चयन करना और ये बताना है कि जिन्होंने मुगलों को सहयोग किया था, ये आंसर आपको बताना है। तो मैं डेफिनेटली रूप से, अगर आपको डायरेक्टली रूप से आंसर पता नहीं है तो आप इनडायरेक्टली रूप से इस पे जा सकते हैं। ठीक है, अगर बात की जाए राणा सांगा की, तो क्या आपको लगता है कि राणा सांगा ने क्या किया था, मुगलों का सहयोग किया था? बिल्कुल भी नहीं किया था दोस्तों। ठीक है, और अगर बात करें तो राव मालदेव के पुत्र हैं चंद्रसेन। ठीक है, जब सबसे छोटे पुत्र में आते हैं, इनसे जो बड़े थे वो कौन थे, तो एक तो राम इनसे बड़े थे, याद रखिएगा, और एक कौन से, मोटा राजा उदय सिंह। ठीक है, तो ये तीनों जो पुत्र थे वो किसके थे, राव मालदेव के थे।
चंद्रसेन ने मुगलों की अधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं किया था दोस्तों, और इसी कारण से महाराणा प्रताप के पथ प्रदर्शक के रूप में भी चंद्रसेन को जाना जाता है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपसे डिस्कस किया था। तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। दो ऑप्शन ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए, ए और बी। अब जिसमें आपको ए और बी दिख रहा है उसको आप वैसे हटा दीजिए। इसमें आपका आंसर नहीं हो सकता, इसमें नहीं हो सकता और इसमें नहीं हो सकता। मतलब सी और डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा कि मानसिंह ने क्या किया था। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से महाराणा प्रताप के पास दूत गए थे अकबर के, तो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि जमा भट्टो के नाम से, ठीक है, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल। तो ये मानसिंह वही वाले हैं जिन्होंने क्या किया था, अकबर का सहयोग किया था। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज को याद रखिएगा, यहाँ पे राय सिंह दिया है, तो ये राय सिंह कौन थे। जैसा कि अगर मैं बीकानेर के राठौड़ वंश की बात करूं तो सबसे पहले शासक कौन आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, राव बीका आते हैं। कौन से आते हैं दोस्तों, पहले आते हैं राव बीका। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि लूणकरण सर करके शासक आते हैं, तो लूणकरण, ठीक है, तो लूणकरण एक शासक आते हैं। थर्ड नंबर की बात करूं तो जैत सिंह जो है वो एक शासक आते हैं। फोर्थ नंबर पे बात करूं तो कल्याणमल आते हैं, और फिफ्थ नंबर पे बात करूं तो ये आपके राय सिंह आते हैं। ये राय सिंह ऐसे शासक थे जिन्होंने मुगलों की बहुत ज़्यादा मदद की थी, और जीवन भर मदद के रूप में इनको पुरस्कार दिया जाता है मुगलों के रूप में। तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने दोनों ही बताया कि मानसिंह कौन थे और इसके साथ ही राय सिंह कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए। इन दोनों ने क्या किया था कि मुगलों को सहयोग किया था। तो आपका फर्स्ट आंसर यहां पे होगा, तो याद रखिएगा इसका जो करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा, सी और डी आपका करेक्ट होगा। बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की, मैंने अभी डिस्कस किया। कल्याणमल के पुत्र थे, कौन थे, राय सिंह। तो राय सिंह ने क्या किया था, आपको पता होना चाहिए कि मुगलों की जीवन पर्यंत जो है वो सेवा की थी, तो महाराजा राय सिंह। और इन्हीं राय सिंह ने क्या किया था, बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग की नींव भी रखी थी। तो यह भी आपको अच्छे तरीके से पता जरूर होना चाहिए। बीकानेर का कौन सा शासक था, कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा। तो याद रखिएगा, सबसे पहले अगर बताऊं तो ये जो शुरुआत की गई थी वो किसके द्वारा, कल्याणमल के द्वारा की गई थी। मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कौन से शासक थे, राव बीका थे। बीकानेर के शासकों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो ये राव बीका थे, ये जोधपुर के शासक जो राव जोधा थे, जिन्होंने जोधपुर शहर को बसाया था, या जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। जोधपुर के जो शासक थे राव जोधा, उनके एक पुत्र थे राव बीका। अपने मतलब कि ये अपने पिता से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि अब ये इनके पिता चाहते थे कि राव बीका स्वयं जाके किसी अदर शहर की स्थापना करे। राव बीका बीकानेर आए, मतलब बीकानेर वाले क्षेत्र में आए। वहां पे सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि अपने दुर्ग की स्थापना की, और उस दुर्ग के आसपास वाले क्षेत्र में इन्होंने क्या किया कि बीकानेर राज्य को स्थापित किया था। जैसा मैंने बताया था 1488 में उन्होंने इस राज्य की स्थापना की थी। ये आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद अगर सेकंड नंबर पर मैं बात करूं तो दूसरे शासक के रूप में कौन आते हैं, तो लूणकरण आते हैं। सेकंड नंबर पर लूणकरण आते हैं। थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं तो थर्ड नंबर पर कौन से शासक आते हैं, तो मैंने जस्ट अभी आपसे डिस्कस किया था कि जैत सिंह जो है वो एक शासक आते हैं। फोर्थ नंबर पे आपके कल्याणमल आते हैं, और फिफ्थ नंबर पे कौन से आते हैं, राय सिंह आते हैं। अकबर की ये बात करें कि अकबर की मदद करना तो सबसे पहले किसने प्रारंभ कर दिया था, कल्याणमल ने प्रारंभ कर दिया था। लेकिन कल्याणमल के जो पुत्र थे राय सिंह, वो राय सिंह क्या थे कि अकबर की सेवा में भी रहे थे और जहांगीर की सेवा में भी रहे थे। मतलब इन दोनों की सेवा में रहा था। कौन सा शासक था, राय सिंह था। इसके पिता का नाम क्या था, तो याद रखिएगा कल्याणमल था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ तथा बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि बीकानेर और जो नागौर शासक था, एक दूसरे की बेल जो है, जो आपका जो खरबूजा होता है, जो आपका तरबूज होता है, याद रखिएगा तरबूज की बात कर रहा हूँ। तो तरबूज की बेल एक राज्य के शासक ने बोई, दूसरे राज्य में चली गई। तो उस कारण से क्या हुआ, अब दूसरे राज्य में चली गई तो वहां पे क्या हुआ, उसके तरबूज लगना प्रारंभ हो गए। अब यहाँ पे जो लड़ाई हुई वो इस कारण हुई कि ये तरबूज मेरा है और ये तरबूज तेरा है। नागौर और बीकानेर के शासक आपस में लड़ने लगे, बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ। और फिर क्या हुआ, तो इस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, मतिरे की राड़ के रूप में इसको जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि मतिरे की राड़ के रूप में कौन सा युद्ध जाना जाता है, याद रखिएगा। नागौर के शासक अमर सिंह और बीकानेर के राजा कर्ण सिंह के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। बहुत सारे लोगों की यहाँ पे बलि चढ़ गई थी, और उसके बाद लोगों ने तरबूज खाया था। तो याद जरूर रखिएगा। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माणकर्ता कौन था, तो मैंने आपसे पहले भी बताया था, जो बीकानेर के शासक थे कल्याणमल, जो कि अकबर के दरबार में नहीं गए थे, लेकिन उनकी अधीनता जरूर उन्होंने स्वीकार की थी, आप बोल सकते हैं। उनके पुत्र थे राय सिंह। तो राय सिंह ने क्या किया था, जूनागढ़ दुर्ग की नींव रखी थी, जो कि बीकानेर के अंतर्गत है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो आपको पता जरूर होना चाहिए। तो वो कौन थे, राय सिंह थे, जिन्होंने जूनागढ़, जो कि बीकानेर के अंतर्गत दुर्ग आता है, उसकी नींव रखी थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर किस मंदिर की स्थापना की थी। पटवारी के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान के, याद रखिएगा किसकी, तो माँ भद्रकाली के
मंदिर की स्थापना बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने मुगल बादशाह अकबर के कहने पर रखी थी? तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। बीकानेर के किस शासक ने सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह सूरी की सहायता की थी दोस्तों? तो याद रखिएगा, किस सहायता की थी? आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि किसकी। तो राव कल्याणमल ने की थी। किसने की थी? राव कल्याणमल ने की थी। और बाद में यही कल्याणमल जो था वो जोधपुर का शासक भी बना था। ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह सूरी और ठीक है, और शेरशाह सूरी और आपके जो शासक बोलते हैं मालदेव, इनके बीच में ये सुमेलगिरी का बहुत ज़बरदस्त युद्ध हुआ था। तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और इसमें किसकी जीत हुई थी, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था, मैं पहले से डिस्कस कर चुका हूँ। यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको आंसर दिख रहा है इस कारण से, लेकिन याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को काल अनुसार या क्रम के अनुसार आपको जमाना है। आपको बेसिकली रूप से पता होगा, सबसे पहले रणथंभौर का लड़ा गया था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो चित्तौड़गढ़ का लड़ा गया था। उसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों सिवाना का लड़ा गया था। और उसके बाद किसका लड़ा गया था? तो आपका जालोर का युद्ध लड़ा गया था। तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे आंसर क्या दिख रहा है? तो पहले ए लड़ा गया था, उसके बाद सी लड़ा गया था, उसके बाद डी और उसके बाद बी। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट होगा। ये आप अच्छे तरीके से यहाँ पे आंसर शो हो रहा है, तो थोड़ा सा माफी चाहता हूं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जुमा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन जनरली आरपीएससी रिपीट करती रहती है। तो याद रखिएगा कौन सा था? अकबर था दोस्तों। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में जुमा मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? याद रखिएगा, अकबर ने करवाया था। किसने? अकबर ने करवाया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। 1191 और 1192 में पृथ्वीराज चौहान एवं किसके बीच तराइन का युद्ध हुआ था? तराइन का फर्स्ट युद्ध जो हुआ था वो 1191 में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। 1192 में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध। तो याद जरूर रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं है? आपसे पूछा गया कि कौन से सुमेलित नहीं है दोस्तों। याद रखिएगा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कौन सा सुमेलित नहीं है। गोगा जी का गोगामेडी बिल्कुल सुमेलित है दोस्तों। बात की जाए तेजा जी का पर्वतसर नागौर वाला बिल्कुल सही है। पापू जी का कोलुमंड वाला बिल्कुल सही है। लेकिन मल्लीनाथ जी का बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि मल्लीनाथ जी का कौन सा है? बाड़मेर वाले क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, कौन से वाले क्षेत्र में पड़ता है दोस्तों? बाड़मेर वाले क्षेत्र में पड़ता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाड़मेर वाले क्षेत्र में पड़ता है। और कौन सा है? तो तलवाड़ा वाला क्षेत्र है। कौन सा है? तलवाड़ा वाला क्षेत्र दोस्तों, जो बाड़मेर के अंतर पड़ता है। जो किससे मुख्य स्थल है? तो मल्लीनाथ जी का मुख्य स्थल है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सुगन चिड़ी को किस लोकमाता का स्वरूप माना जाता है? ठीक है, सुगन चिड़ी को किस, मतलब सुगन चिड़ी दिखती है तो ऐसा लगता है कि वो माता जी दिख रही है। किसकी बात की जा रही है? अगर आपको पता है तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, आवड़ माता को। किसको? आवड़ माता को सुगन चिड़ी का अवतार माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बहुत सी बार डिस्कस कर चुका हूँ। शीतला माता के बारे में, चाकसू की शीतला माता के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगले क्वेश्चन की बात करें तो जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को है वो जाना जाता है? जाहर पीर का मतलब है जिंदा पीर से, तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तो जाहर पीर के नाम से जिस लोक देवता को जाना जाता है कौन से है दोस्तों? गोगा जी को जाना जाता है। गोगा जी को जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। जिंदा पीर की इनको उपाधि किसने दी थी? कमेंट सेक्शन में लिखिए अगर आपको पता है कि गोगा जी को जाहर पीर या जिंदा पीर की उपाधि किसने दी थी। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में अभी का भी आप आंसर लिख सकते हैं, अपने आप को मेजर कर सकते हैं। दधी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दधीमती माता का जो मंदिर है वो राजस्थान के किस जिले में है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों कौन सा? नागौर जिले में। ठीक है, और इसी नागौर जिले में क्या आपको लगता है? एक पशु मेला भी लगता है। इसको आपको याद रखना है। ये जो आपको जालोर दिया हुआ है सेकंड नंबर पे, इसको प्राचीन समय में जाबालीपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है और एक बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। पाली के बारे में डिस्कस करूं तो ये सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है। पाली की जो सीमा है वो सबसे ज्यादा जिलों के साथ मिलती है। याद रखिएगा, यहीं पे आपके रणकपुर के प्रसिद्ध मंदिर हैं। ठीक है, और मथाई नदी के किनारे पर है। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुका है, आपको अच्छे तरीके से पता जरूर होगा। चूहों की देवी के रूप में
कौन प्रसिद्ध है, तो आपको पता होना चाहिए कि चूहों की देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि चूहे क्या करते हैं कि चूहे बहुत ज़्यादा मात्रा में घूमते रहते हैं। यहाँ पे जो सफ़ेद चूहे होते हैं उनको काबा के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो किसकी बात की जा रही है, करणी माता की बात की जा रही है। किसकी, देशनोक करणी माता की बात की जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन बहुत सी बार रिपीट हो चुका है, तो याद जरूर रखिएगा। गोगा जी के जो गुरु थे, तो गोगा जी के गुरु कौन थे दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, गोगा जी के गुरु कौन थे। मैं थोड़ी सी स्पीड स्लो रख रहा हूँ और उसके रखने के पीछे रीजन ये है, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आता है कि हमारा आंसर आने से पहले ही आप आंसर बता देते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है कि वो आंसर नहीं दे पाते हैं सही तरीके से, तो आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। तो उसी की बात की जा रही है। तो गोगा जी के गुरु कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा, गुरु गोरखनाथ जी थे। कौन थे, गुरु गोरखनाथ जी जो थे वो गोगा जी के गुरु थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी रिपीट बहुत सी बार हो चुका है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि प्रमुख पीठ या गद्दी से संबंधित क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन बन रहा है। एक तरफ आपको संप्रदाय दे दिए गए हैं, एक तरफ उनकी प्रमुख पीठ दे दी गई है। वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी का जो पैटर्न चल रहा है दोस्तों, वो कुछ इसी प्रकार का पैटर्न चल रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, तो याद रखिएगा सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपको कौन कौन से पता है, तो सबसे पहले हम जाएंगे तो कौन कौन से हमें लगता है कि हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कौन सा है, तो सबसे पहले चरण राशि की बात करूं, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं चरण राशि को हमने कैसे याद किया था कि मतलब कि एक प्रकार से बोल सकते हैं कि दास और दासियां कहां पर रखी जाती थी। मुख्य रूप से बात की जाए दिल्ली वाले क्षेत्र में जो मुगल दरबार था उनमें बहुत ज़्यादा रखी जाती थी, तो ये आपको पता होगा, और दास भी बहुत ज़्यादा रखे जाते थे, ठीक है। तो चरण दासी जो है वो बिल्कुल एकदम सुमेलित है, किससे, दिल्ली से। गूदड़ संप्रदाय की बात करूँ तो दादरा भीलवाड़ा के अंतर्गत, तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हमें दो पता है कि एक तो हमें ये पता है कि फर्स्ट जो ए है उसका करेक्ट आंसर किससे मिल रहा है, उसका सेकंड से मिल रहा है। अगर बात करूँ चरण राशि की तो किससे मिल रहा है, तो वो 3 से मिल रहा है, ठीक है। तो ए का आपको सेकंड किस में दिख रहा है, ए का सेकंड ओनली थर्ड वाले में दिख रहा है, ठीक है। तो यहीं से आपका डायरेक्टली रूप से आंसर मिल रहा है कि थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपको पता चल गया कौन सा है। बी की बात करूं तो बी का किससे मिल रहा है यहाँ पे, तो बी का फर्स्ट से मिल रहा है, मतलब नवल जो है वो किस में है, तो जोधपुर में है। इसके बाद अलखिया जो है वो डेफिनेटली रूप से आपका कहाँ होने वाला है, बीकानेर में होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो लोद्रवा प्रसिद्ध है, तो लोद्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि लोद्रवा प्रसिद्ध है तो किस लिए लोद्रवा प्रसिद्ध है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा जैनियों के लिए लोद्रवा प्रसिद्ध है। किसके लिए, जैनियों के लिए लोद्रवा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, बहुत सी बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, तो याद जरूर रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो राजस्थान में उंदरिया पंथ किन में प्रचलित है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 4 दिए हैं और चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि किसमें उंदरिया पंथ जो है प्रचलित है। ये 4 दिए हैं तो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, उसके बाद अपना आंसर दे दीजिएगा, या पहले भी आप आंसर दे सकते हैं। सहरिया के बारे में बात करूँ तो सहरिया कहाँ पे, बारां क्षेत्र में मुख्य रूप से सहरिया जनजाति पाई जाती है, याद रखिएगा। गरासियों की बात करूँ तो सिरोही वाले क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों, ये याद रखिएगा। मीणा जनजाति की बात करूँ तो मुख्य रूप से उदयपुर में और कुछ में जयपुर में भी दिया है, तो ये याद रखिएगा। भील जनजाति के बारे में बात करूँ तो बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है, ये आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से जनरली बनता है। राजस्थान की जो पहली जनजाति है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, तो कौन सी जनजाति आती है, तो याद रखिएगा मीणा जनजाति आती है फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद सेकंड नंबर पर भील आती है, तीसरे नंबर पर आपकी गरासिया आती है। तो इस चीज़ को याद आपको रखना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि राजस्थान में उंदरिया पंथ प्रचलित है, तो किस में प्रचलित है, याद रखिएगा भील जनजाति में उंदरिया पंथ जो है वो प्रचलित है दोस्तों, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है। कैलेंडर वर्ष के अनुसार आपको बताना है कि कौन कौन से मनाए जाते हैं। सबसे पहले आपको कैलेंडर के बारे में थोड़ा सा पता हो, मैं बता दूं कि पहला जो है वो कौन सा है, चैत्र है, उसके बाद आपका कौन सा है, वैशाख है, उसके बाद ज्येष्ठ है, उसके बाद आषाढ़ है, और उसके बाद सावन है, उसके बाद भादो। इस प्रकार से आप उसे बोल सकते हैं, ठीक है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसे रखते हैं, ठीक है। अब बात की जाए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो गणगौर किस में मनाई जाती है, तो चैत्र माह में मनाई जाती है। किस में मनाई जाती है दोस्तों, चैत्र माह में। तो सबसे पहला त्योहार कौन सा आ रहा है आपका, सी आ रहा है। कौन सा आ रहा है, सी आ रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आखा तीज, अक्षय तृतीया की अगर मैं बात करूं तो वैशाख महीने में मनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या दिख रहा है, आपको बी दिख रहा है, ठीक है। आखा तीज जो है या अक्षय तृतीया जिसे बोलते हैं, वैशाख में मनाई जाती है। कजली तीज, सातुड़ी तीज या बड़ी तीज की अगर मैं बात करूं तो ये किस में मनाई जाती है, ये भादो माह में मनाई जाती है। किस में मनाई जाती है, भादो माह में मनाई जाती है। छोटी तीज की बात करूं
जो आपकी छोटी तीज है वो सावन में मनाई जाती है। किसमें? सावन में। तो आपको यहाँ से ए दिख रहा है, ठीक है, और उसके बाद वैसे यहाँ पे आपको डी दिख रहा है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा मैंने एक एक करके बता दिया है। छोटी तीज है, इस छोटी तीज को श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। श्रावणी तीज के नाम से जाना जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? श्रावण माह में मनाई जाती है। सबसे पहले सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए और उसके बाद डी। तो आपको किस में करेक्ट दिख रहा है? फर्स्ट में करेक्ट दिख रहा है। जो भी मैंने एडिशनल बताया कि गणगौर चैत्र माह में, छोटी तीज जैसे श्रावणी तीज कहते हैं तो श्रावण माह में, आखा तीज जिसे अक्षय तृतीया बोलते हैं किसमें? तो याद रखिएगा वैशाख माह में मनाई जाती है। और कजली तीज, सातुड़ी तीज या बड़ी तीज ये किसमें मनाई जाती है? भाद्र माह में या भादो माह में मनाई जाती है। सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा अगर आपको पता नहीं है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो तेजाजी मेले का जो आयोजन किया जाता है वो कहां पर किया जाता है? तो कहां पर किया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा तेजाजी का जो मेले का जो आयोजन किया जाता है वो पर्वतसर में किया जाता है। कहां पर? पर्वतसर में किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? ठीक है, पहले भी एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, बस इसी प्रकार से क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी चेंज करके क्या किया जाता है वो क्वेश्चन जनरली पूछते रहते हैं। याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपका क्या है, मैं पहले बता चुका हूँ, गलियाकोट जो कि डूंगरपुर के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे बोहरा समाज का जो है वो क्या लगता है? उर्स लगता है। और उसी डूंगरपुर वाले क्षेत्र में आपका क्या है? बेणेश्वर धाम है, जहाँ पे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। सोम, माही और जाखम नदियों का वहाँ पे संगम है नवाटापरा नामक स्थान पर। तो याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर बोहरा समुदाय का प्रमुख उर्स लगता है? गलियाकोट में लगता है दोस्तों। कहाँ पर लगता है? गलियाकोट में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मौसर क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि जो आपका मौसर है वो क्या है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए और चारों में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। बहुत सिंपल है, आपको पता होगा मौसर क्या होता है। राजस्थान में मृत्यु भोज की जो प्रथा होती है, जो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसके बाद जो 12वें दिन जो आपको भोजन करवाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? मौसर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान का कल्चर बहुत ज़्यादा रिच है तो इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद जरूर रखिएगा। ठीक है, तो मौसर क्या है? तो राजस्थान में मृत्यु भोज की एक प्रथा है। कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता है? अगर आपने थोड़ा सा अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन को एनालिसिस किया होगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। आरपीएससी बस इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा के पूछती है दोस्तों। तो याद रखिएगा, आपको पता होगा, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, लौंग जो है वो भी पहना जाता है नाक में, नथ भी पहनी जाती है और चोंच भी पहना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा चोंच को आप चोंच से याद रख सकते हैं और चोंच क्या है एक प्रकार से नाक से याद रख सकते हैं, उसमें पहनते हैं। लौंग तो सभी को पता है और नथ भी पहनी जाती है। जो नाक होता है, ठीक है, उस नाक में जो बड़ी सी जो पहनी जाती है उसे क्या बोलते हैं? नथ बोलते हैं। तो ये तो आपको पता चल ही गया होगा। लेकिन आपको पता होगा मांदलिया, जो ये मांदलिया क्या है आप याद रखिएगा। इस मांदलिया को कैसे याद रख सकते हैं? माँ दलिया से याद रखिए। जब माँ दलिया खिलाती है वो दलिया मुंह में जाता है, उसके बाद कहाँ पर जाता है? क्योंकि मुंह में तो कोई आभूषण पहना नहीं जाता है, गले में जाता है वो दलिया। तो माँ दलिया से आप इसे याद रख सकते हैं कि माँ दलिया खिलाती है, दलिया गले में होकर जाता है। माँ दलिया जो पहना जाता है वो कहाँ पे पहना जाता है? गले में पहना जाता है, न कि आपका कहाँ पर पहना जाता है? नाक में। तो आपका यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना था कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है, तो मांदलिया। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया होगा किसकी बात की जा रही है। तो कौन सा आभूषण नाक में नहीं पहना जाता है आपको पता चल गया? मांदलिया। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो तारा भात की ओढ़नी राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय वेशभूषा है? तो तारा भात की जो ओढ़नी है वो राजस्थान की किन स्त्रियों की लोकप्रिय जो वेशभूषा है दोस्तों? तो याद रखिएगा, आदिवासियों में जनरली क्या की जाती है कि ओढ़नी पहनी जाती है। आप ओढ़नी से याद रखिए, जनरली आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है और तारा भात की ओढ़नी के नाम से उसको जाना जाता है। फोल्डरी नाम जो आभूषण है, ठीक है, तो वो कहाँ पर पहना जाता है? इसका आंसर आपको देना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ जिससे आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। आपको नहीं पता था, बुक में ढूंढिए, कहीं पर भी ढूंढिए, आप कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हर वीडियो में ऐसा होता है। मैं प्रीवियस वीडियोज़ के क्वेश्चन को तो डिस्कस करता हूँ, साथ ही एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसको कि हम क्या करते हैं कि आपके लिए छोड़ते हैं, जिससे कि आप उसमें थोड़ा सर्च करें और आसानी से उसका आंसर जरूर दें। आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है, कमेंट सेक्शन में आप सर्च करके लिखिएगा, जहाँ भी जैसे भी सर्च करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं जरूर दूंगा। कौन सा युग्म सही नहीं है? अगर बात की जाए तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि शेर जो है वो सिरोही में है। सिरोही में क्यों है दोस्तों? हमने गुरु से दिल लगाकर जरा आशा को बनाए रखो तारा, उस ट्रिक को पहले भी पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, जरगा के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ, उदयपुर वाले क्षेत्र में है दोस्तों, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। चिड़ियाटुक पहाड़ी मैंने पहले ही बताया था कि राव जोधा ने क्या किया था, चिड़ियाटुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी, वो जोधपुर के अंतर्गत है। बिल्कुल करेक्ट है, तीनों के तीनों करेक्ट
करेक्ट है, लेकिन आपसे आंसर पूछा गया कि कौन सा युग्म सही नहीं है। याद रखिएगा आडावल पर्वत आपका जो दिया हुआ है वो क्या है, सीकर में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, सीकर के अंतर्गत रघुनाथगढ़ आता है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। आडावल पर्वत जो है वो कहां पर है, बूंदी में आता है। ठीक है, जो पहाड़ियां हैं उनको बूंदी की जो भाषा है उस क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत उसे आडावल के नाम से जाना जाता है। तो ये किसकी बात की जा रही है, बूंदी की। आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, तो याद रखिएगा आडावल पर्वत जो सीकर में नहीं है, तो आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना था। आपका फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर फोर्थ होगा। काठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही युग्म को फाइंड आउट करना है। ठीक है, कि काठल की गंगा और कामधेनु के नाम से कौन सी नदियां प्रसिद्ध हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा सबसे पहले तो काठल की गंगा किसे कहा जाता है, कामधेनु क्या होती है दोस्तों, कामधेनु जो आपकी गाय होती है वो जनरली ऐसा माना जाता है कि 12वां मास दूध देती है, और ये जो नदियां होंगी ये 12 महीनों बस बहने वाली नदियां होगी। तो राजस्थान की कौन सी नदियां जो 12 मास बहती है, याद रखिएगा माही और चंबल नदियां जो है वो 12 मास बहती है, इसको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। माही जो वो मेहंद झील से निकलती है, और चंबल के बारे में तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि धार जिले के जानापाव की पहाड़ियों से निकलती है, ये अच्छे तरीके से याद रखिएगा। दोनों ही नदियों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या है कि माही को क्या कहा जाता है, काठल की गंगा कहा जाता है, और कामधेनु के नाम से चंबल बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी नदियां हैं, मांडलगढ़ के निकट की बात की गई है। आपको पता होना चाहिए कि मांडलगढ़ के निकट एक क्षेत्र है बिगोद वाला, भीलवाड़ा के अंतर्गत, वहां पे एक त्रिवेणी संगम बनता है। इस त्रिवेणी संगम में 3 नदियां आके मिलती है, कौन सी, बेड़च मिलती है, बनास मिलती है और मेनाल मिलती है। कौन सी, बेड़च, बनास और मेनाल मिलती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है, तो इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि जनरली त्रिवेणी संगम से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बिल्कुल भी आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहां से बहुत सी बार बन चुका है। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो राजस्थान में नमक उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है। नमक उत्पादन के लिए जो झील प्रसिद्ध है दोस्तों आपको पता होना चाहिए, सांबर झील है। मुख्य रूप से बात की जाए तो नागौर और जयपुर वाले क्षेत्र में है। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर जयपुर वाले क्षेत्र में इसको लिया जाता है, तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। मैं मोटे मोटे तौर पर याद कर रहा हूं, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, अगर बात की जाए तो 8.7% जो टोटल नमक का उत्पादन होता है, तो 8.7% नमक का उत्पादन यहीं से होता है। इस चीज को भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है, याद रखिएगा कौन सी झील जो है वो उदयपुर में नहीं है। तो सबसे पहले बता दूं कि कौन सी झील उदयपुर में है, फतेह सागर उदयपुर में है, उदय सागर उदयपुर में है, और पिछोला झील कहां पर है, उदयपुर में। तीनों की तीनों झीलें उदयपुर में है, लेकिन याद रखिएगा राजसमंद झील जो है वो उदयपुर में नहीं है। कहां पर है, राजसमंद वाले क्षेत्र में पड़ती है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो निम्न में से किस जिले से चंबल नदी नहीं गुजरती है। आपको पता होगा कि ये चंबल नदी जो मध्य प्रदेश से निकलती हुई प्रवाहित होते हुए चित्तौड़गढ़ से यहाँ पे चूलिया जलप्रपात भैंसरोगढ़ वाले क्षेत्र से प्रवेश करती हुई चूलिया जलप्रपात बनाते हुए प्रवाहित होते हुए निकलती है, करौली वाले क्षेत्र से होते हुए आगे की तरफ जाती है। कहां पर जाती है, मतलब सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर वाले क्षेत्र से होकर निकलती है, तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा। ठीक है, तो कहां से नहीं निकलती है, तो कोटा से निकलती है, बिल्कुल है, क्योंकि कोटा बैराज बना हुआ है। धौलपुर वाले क्षेत्र में ये क्या करती है, बीहड़ बनाते हुए चलती है, मतलब कि उत्खाद भूमि बनाते हुए चलती है। चित्तौड़गढ़ वाले क्षेत्र में मैंने बताया कि थोड़ा सा आगे निकल के चूलिया जलप्रपात बनाती है, भैंसरोगढ़ से एंट्री करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये झालावाड़ से बिल्कुल भी नहीं गुजरती है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा कि चंबल नदी झालावाड़ से नहीं गुजरती है। राजस्थान की खारे पानी की झीलें किस महासागर का अवशेष मानी जाती है। मैं पहले भी डिस्कस किया था दोस्तों कि पहले पृथ्वी आपकी पेंजिया एक पार्ट था, और उसके नीचे की तरफ जो पानी भरा हुआ था उसे पेंतालासा कहते थे। इस पेंजिया में विखंडन हुआ और 21 भाग में विखंडित हुआ। आपको पता होना चाहिए कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के रूप में यह विखंडित हुआ। बीच में जो सागर बन गया उसे क्या कहा गया, टेथिस सागर। आज जितने भी आप मरुस्थल देते हैं वो इस टेथिस सागर का अवशेष माने जाते हैं। तो यहाँ पर भी राजस्थान की खारे पानी की झीलें भी जो है वो किसका अवशेष मानी जाती है, टेथिस सागर का अवशेष मानी जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पॉइंट को याद जरूर रखिएगा, एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा यहाँ से मदद होगी। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो मावट वर्षा जिनसे होती है तो वो कौन से हैं। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो मावट की वर्षा होती है, जिसे गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है, मावट जो कि सर्दी के ऋतु में फसलों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होती है। आपको पता होना चाहिए कि भूमध्य सागर से ये निकल के आती है, मतलब इस टाइप से आप इसे बोल सकते हैं। पश्चिम की दिशा से निकल के आने से ये क्या होती है कि पश्चिमी विक्षोभ के नाम से जानी जाती है, और भूमध्य सागर वाले क्षेत्र से आती है। राजस्थान में गोल्डन ड्रॉप के नाम से, क्योंकि गेहूं की और इन फसलों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पश्चिमी विक्षोभ आपका करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। मानसून है तो क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मानसून क्या
है तो स्थायी पवनें, अस्थायी पवनें बिल्कुल भी नहीं है। याद रखिएगा कौन सी है, तो याद रखिएगा मौसमी हवाओं के रूप में इसको जाना जाता है। किस रूप में? मौसमी हवाओं के रूप में मानसून को जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। पूर्वी राजस्थान की जलवायु है तो किस प्रकार की जलवायु है पूर्वी राजस्थान की? पूर्वी राजस्थान की अगर मैं क्षेत्र की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कौन सा क्षेत्र आ रहा है, आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर और इस वाला क्षेत्र जो आ रहा है थोड़ा नीचे की तरफ, तो याद रखिएगा कौन सा, तो उप आर्द्र जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। किस प्रकार की उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? तो इस प्रकार से 51 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा कि इन 51 क्वेश्चंस में से आपके कितने करेक्ट हुए हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि रोजाना रात 8:30 बजे राजस्थान जीके की बेहतर तरीके से क्लास होती है, जिससे आप डेली के लगभग 50 से 51 क्वेश्चंस को अपने प्रिपेयर कर सकते हैं और एग्जाम में बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।